जियरा कैसा जादू डारा, निर्मोही 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 रे, निर्मोही मोरा जियरा कैसा जादू डारा, कैसा जादू डारा, डारा अरे कैसा जादू डारा, कैसा जादू डारा, जादू डारा कैसा जादू डारा। क्या बात है सुरुचि जी, आपने तो सचमुच जादू डाला। आज स्वर काशी का जो कार्यक्रम है उसमें सुरुचि मोहता का मैं स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हमारे लिए बहुत ही एक अहम दिन है क्योंकि सुरुचि मोहता कौमुदी मुंशी की शिष्या है, पट्टे शिष्या है जी। और आप आगे आगे जब उनको सुनेंगे तो शायद कहीं कहीं आपको कौमुदी बहन की आवाज़ सुनाई देगी। तो इतनी अच्छी कलाकार आज हमारे साथ है और स्वर गुर्जरी में आज हम आपको बनारस की गलियों में लेके जाने वाले हैं क्योंकि कौमुदी मुंशी बनारस से थी और मुझे हमेशा होता था कि कौमुदी बहन ने गुजराती में बहुत सारे गाने गाए और बहुत फेमस हुए, पर उनकी जो ये एक साइड थी कि वो खुद बनारस की थी। उन्होंने ठुमरी, कजरी, चैती, उत्तर प्रदेश के जो फोक म्यूज़िक है जी, उसमें इतना काम किया है, साहित्य में काम किया है, लेकिन लोगों को इसके बारे में ज़्यादा पता नहीं है। तो आज सुरुचि जी जो हमारे साथ है उन्होंने ये सब कौमुदी मुंशी से सीखा है और आज आदरणीय कौमुदी बहन की बर्थडे है, तो आज ये एक बहुत अच्छा समन्वय है कि सुरुचि जी हमारे साथ है। तो आज हम उनसे ही उनकी लाइफ जर्नी के बारे में सुनेंगे और म्यूज़िक तो डेफिनेटली सुनेंगे। मैं थोड़ा सा उनका परिचय देना चाहती हूँ कि वो एक उद्योगपति परिवार से हैं और काफ़ी सालों तक तो बाहर गाने का मौका भी थोड़ा कम रहता था क्योंकि बिजनेसमैन का जो परिवार था, लेकिन उन्होंने संगीत बहुत अच्छे से आत्मसात किया, उनका रियाज़ चलता रहा और उन्होंने खुद ने सप्तम स्वर नाम की एक संस्था शुरू की जो बहुत ही बड़े पैमाने पे म्यूज़िकल प्रोग्राम्स करती है। तो वहाँ पे भी वो बहुत कार्यरत है, खुद का रियाज़ करती है। उन्होंने एमए किया है और पीएचडी भी किया है कौमुदी बहन के मार्गदर्शन के साथ। तो हम उनसे ही बातें करते हैं। सुरुचि जी, आप ही आपकी लाइफ जर्नी के बारे में थोड़ा बताइए और हमें ज़्यादातर तो आज जो कौमुदी मुंशी की जो एक स्टाइल थी ठुमरी की वगैरह की, तो उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है और बहुत हृदय से मैं
कृतज्ञ हूँ आपकी, बहुत धन्यवाद आपको कि आपने आज ये समय निकाला इस सुंदर संवाद के लिए। तो सच कहूँ तो जादू तो कौमुदी बहन ने डाला है हम सब पर, और क्योंकि हम जितनी भी उनकी शिष्याएं हैं और जितने भी लोग उनसे कभी जीवन भर में मिले होंगे, वो एक ही क्षण में समझ गए होंगे कि ये कैसी विभूति हैं। सिर्फ संगीत ही नहीं, बल्कि मैं हमेशा यही महसूस करती हूँ कि कौमुदीबेन मुंशी वॉज अ यूनिवर्सिटी इन हरसेल्फ। वेरी ट्रू। संगीत, साहित्य, एस्थेटिक्स, जो कि बहुत ही आप कहेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी स्फीयर ऑफ आर्ट्स। तो उनका एस्थेटिक्स बहुत ही प्रबल था, और आप जीवन के किसी भी क्षेत्र में देख लीजिए उनको, एक तो सूझबूझ, उसके साथ उनका एकदम दृढ़ निश्चय, कन्विक्शन से भरी हुई, हमेशा पॉजिटिव, हमेशा कर्मशील, हमेशा फुल ऑफ एंथुजियाज्म। लास्ट तक भी आप सब जानते हैं कि वो कोरोना के ऊपर ही गाने लिख रही थी। आई नो। मतलब उनकी सृजनशीलता का कोई अंत ही नहीं था। सही बात तो है। उनसे हम क्या क्या नहीं सीख लेते, ऐसा था। मगर जितनी कालावधि हम उनके साथ रहे, हमको लगा कि उनकी पूरी कृपा हम पर बरस रही है, क्योंकि मुक्त मन से उनको पता था कि ये जिस परिवार के परिवेश से है तो शायद बाहर नहीं गाएगी, मेरा नाम भी नहीं करेगी एज ए शिष्या, क्योंकि एक ये फीलिंग होती है ना हर गुरु को, सही बात है, कि हमारा नाम आगे चलेगा और ये गाएंगे। फिर भी ऐसे मुक्त हृदय से उन्होंने हमको सब कुछ सिखाया। ऐसा नहीं कि इसका अच्छा, कोई घर परिवार में हम लोगों के जैसे छोटे मोटे कोई आयोजन भी होते थे, तो उसके लिए वो उतनी ही इंटरेस्ट से हमको बताती थी, अच्छा तुम्हारे पास बच्चे जन्म का गीत नहीं है, मैं तुमको सिखाती हूँ। तो उनका जो रेपर्टुआर था, उनकी जो पूरे एक इतना विविध क्षेत्रीय उनका नॉलेज था। अब बनारस की बात पर अगर हम सीधे आ जाएं, क्योंकि एक तरह से मैं कहूँगी कि मुझे कई बार बहुत ख़राब लगता था और बहुत दुख होता था कि मैं गुजराती परिवार से क्यों नहीं हूँ, क्योंकि ना मैं गुजराती भाषा को बहुत अच्छे से समझती थी, ऐसे बोलचाल में समझ में आ जाता है, मगर वो जो गुजराती गीत वगैरह गाती थी और सब करती, तो मुझे लगता था कि मतलब ये मेरा एरिया नहीं है, और ये जैसे बचपन से मैं जानती नहीं इस भाषा को, तो जितना वो समझाती हूँ उतना मैं समझ जाती थी। आप उनसे मिली कब पहली बार, और कैसे उनसे ये सब संगीत सीखना शुरू हुआ? ये तो सब एक संयोग था। यहाँ पे किसी की शादी में, कोई मारवाड़ी हमारे पारिवारिक ही रिलेशंस थे, वहाँ पे मैं शादी में उनकी गाती है, ये बच्ची गाती है, तो मैं गाने गई। बम्बई में पहले अहमदनगर से आई। तो यहाँ पे मैं किसी को जानती भी नहीं थी संगीत के माहौल में। तो एक शादी में गाने गई, तो वहाँ पे आपको याद होगा सूर्यकांत भाई, मधु भाई पंचोली, सब गुजराती कम्युनिटी में एवरीबडी नोज दैट दे वर द ग्रेट म्यूजिक अरेंजर्स और रिदमिस्ट। तो सूर्यकांत भाई पंचोली भाई थे वहाँ पे, और शिव भाई पुंजवानी, वो फ्लूट बजाते थे पहले। तो उनसे मैंने पूछा कि देखिए मैं यहाँ नई हूँ, और मैं क्लासिकल मैंने विशारद कर चुकी थी मैं, और मेरा मन था कि अब क्लासिकल के अलावा थोड़ा सा और भी सब अलग जो शैलियों के संगीत है उनको सीखा जाए। तो मैंने उनको पूछा कि आप सजेस्ट करेंगे कोई टीचर यहाँ पे बम्बई में? तो उन्होंने बोला आप कौमुदीबेन मुंशी से सीखिए, आपकी आवाज़ बिल्कुल सही है लाइट म्यूज़िक गाने के लिए और उपशास्त्रीय गाने के लिए, और वो सिखाती हैं। तो वैसे मुझे, फिर मैंने उनको पूछा और भी कोई टीचर? बोले नहीं आप उन्हीं से सीखिए। अरे वाह। तो वो ऊपर से भगवान ने निश्चित किया था। साल हुए मुझे? मैं 32 साल हो गए उनसे मिली हुई। जी, सो नाइस। तो आपने बहुत कुछ एडप्ट किया होगा। मैंने बहुत, जितना मेरी ग्रहणशीलता थी उसमें मैं जितना कुछ ले सकी मैंने बहुत लेने की कोशिश की। पर मैंने देखा है सुरुचि जी कि आप अभी थोड़ा परफॉर्म करने लगी हो, तो इतने साल क्या रियाज किया या कौमुदीबेन से क्या क्या सीखा? तो थोड़े जो उनके प्रकार है उनकी झलक दिखाइए। बिल्कुल।
कौमुदी बहन के साथ सीखते वक्त ये हुआ कि जब मैंने पहली बार उनको गाते हुए सुना तो मुझे पता नहीं था कि मैं इसी तरह की गायकी गाना चाहती हूँ। लेकिन जब वो गाने लगी मेरे सामने, उन्होंने एक बंदिश गाई, तोरी चतुरैया मैं जान गई बल, मैं मुग्ध हो गई नंदिनी जी। मुझे ऐसे लगा कि जैसे कोई भगवान ने कोई अवतार ले लिया है या किसी ने मुझे मतलब आई एम ट्रेम्बलिंग इन दैट लाइट व्हेन आई थिंक ऑफ इट, यू नो। बिल्कुल मुझे याद है। सुनाइए आप। वो सुनाऊं पहले? हाँ, बिल्कुल सुनाइए। ठीक है। जो आपने सबसे पहले सुना और आपके जहन में आ गया तो वो तो सुनना ही चाहिए। तो आई टेल यू द होल सीन, यू नो। शी वाज सिटिंग ऐसे हारमोनियम लेके, जैसे वो आराम से बैठती थी, हाँ, और एक टीनू करके उनकी शिष्या थी यहाँ पे पेडर रोड पे। तो मैं पहल उनके घर गई थी मिलने के लिए, क्योंकि वो मेरा ऑडिशन देना चाहती थी कि मैं कितना सीखी हूँ, क्या हूँ। तो व्हेन आई एंटर्ड, उनका क्लास चल रहा था और कौमुदी बहन गा रही थी, एक दादरा है। ओके। तोरी चतुरैया मैं जान गई बलमा, तोरी चतुरैया मैं जान गई बलमा, जान गई बलमा, जान गई बलमा, जान गई बलमा, हाँ जान गई बलमा, तोरी चतुरैया मैं जान गई, जान गई, जान गई बलमा। फिर उसका सौतन के संग जाय रे तुम, सौतन के संग, सौतन के संग, सौतन के संग, सौतन के संग जाय रहे तुम, है जाय रहे तुम, सौतन के संग जाय रहे तुम, नाही बनाओ झूठी बतिया, हाँ तोरी चतुरैया मैं जान गई बलमा। क्या बात है, बहुत अच्छा है। तो मुझे तो लगा कि कोई देवी प्रकट हो गई है और वो हारमोनियम लेके गा रही है, ऐसी एक लाइट चमक रही है उनके ऊपर। आई जस्ट सैट डाउन ओवर देयर एंड आई वाज लॉस्ट। आई न्यू कि बस मुझे इन्हीं के पास सीखना है। और मुझे ऐसे वो नर्वसनेस थी कि ये मुझे एक्सेप्ट करेंगी कि नहीं एज अ शिष्या। तो ये मेरा मतलब पहले इट वाज रियली दे से ना लव एट फर्स्ट साइट। दैट्स सो नाइस। एब्सोल्युटली। और फिर आपने उनसे सीखना शुरू कर दिया? फिर मैंने उनसे सीखना शुरू किया तो मुझे लगा कि कुछ भजन, कुछ गज़ल, क्योंकि ऐसा होता था कि पारिवारिक माहौल में कुछ गाने के लिए चाहिए। तो आप क्लासिकल तो वहाँ बैठ के नहीं गा सकते कि आलाप तान रट रहे हैं। यस। तो मैंने सोचा कि मैं वो सीखूंगी उनसे। मगर उनकी प्रेरणा ऐसी थी कि उन्होंने कहा कि देखो ठुमरी एक प्रकार है गाने का, वो तुमने जो उस दिन सुना ये ठुमरी अंग का दादरा था। तो इसमें बहुत ही भावात्मक तरह का जो एक संगीत होता है वो आपको कहन करना है। जो आप जैसा आप बोलते हैं वैसा आप गाने में कहिए। कि अगर आप किसी को भी अगर रुष्ट होकर कह रहे हैं कि जाओ, तो आप वैसा ही टोन, वैसा ही मूड अपने गाने में लाइए। अगर आप किसी को कॉयली कह रहे हैं जाओ, तो आप वो टोन लाइए उसके अंदर। आई नो, बिल्कुल सही बात है। और ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो संगीत सीखते हैं, गाते हैं उनके लिए। तो ये छोटी छोटी बातें उनसे बहुत सीखनी मिली है। तो और उनके हर एक बोल में एक भाव एम्बेडेड होता था। मतलब वो जैसे अगर हम कहें कि एक उनकी कजरी है, कजरी के बारे में भी उन्होंने, मैं आपको पूरा बनारस का जो उन्होंने मुझे समझाया, बिल्कुल
बरसे कारी रे, ये जो रे है ना, उसी में वो कूट कूट के भर देती थी। माय गॉड। फिर अगर कारी लिया तो कारी रे, कारी रे बदरिया, बरसे कारी रे बदरिया, मोरी चुनरिया भीगी जाए। एक एक वर्ड में उनकी जो भाव है वो बिल्कुल निखर के आती है। तो वो कहती थी कि जो साहित्य है उसको समझो और गाओ। साहित्य की मांग क्या है? अगर रोमांस का गाना है, रोमांस आप देखो तो संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। संयोग का अगर पक्ष है तो आप उसके अंदर उस तरह के रोमांस के, आपके साथ के संगत के रोमांटिक इमोशंस डालिए। वियोग का श्रृंगार है तो पूरा दर्द, पूरा जो आपको कलेजे में अंदर जो घुटन महसूस होती है उसको आप जान के समझ के उसको प्रदर्शित कीजिए। तो ये भाव प्रधान गायकी है और साथ साथ में साहित्य प्रधान भी है कि आप उसके साहित्य को समझकर उसको बरतिए, किस तरह से आपको करना है। तो ये ख्याल जैसे वो जब गाती थी तो हम कहते थे कौमुदी बहन, हम लोग की पूरी गायकी एक तरफ और आप एक फ्रेज निकालती हैं गले से, तो हमको लगता है कि कैसे हो गया है। बिल्कुल सही बात है। वो अभी आपने जो बोला ना कि एक एक वर्ड में उनका भाव आता था, वो सजाती थी जैसे एक एक हमको चढ़ाना है, एक एक फूल, इस तरह से वो करती थी। आप भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रही हो, तो मुझे बहुत खुशी है कि मुझे कौमुदी बहन की ये ही जो साइड थी जो लोगों से काफ़ी अनजान थी, तो ये ही आप बहुत उसके बारे में बताइए, हम सुनते जाएंगे। तो मैं तो बताती जाऊंगी। बिल्कुल। अब ऐसा था कि जो मैं उनको जो कहती थी ना कि आपके गले में से ये कैसा निकलता, तो उन्होंने कहा हम गंगा जी में नहाए हैं, हम गंगा जी में हमने स्विमिंग की है सुरुचि, हमने गोते खाए हैं, तो वो रस तो आएगा ना, बनारस का रस तो आएगा। बनारस और गंगा की लहरें और उनका कंठ, कितना कॉम्बिनेशन भी क्या है। तो ये तो बिल्कुल सही बात है। तो आपने जो साहित्य की बात बताई, तो साहित्य में भी उन्होंने काफ़ी जो उनके प्रकार थे उनको एक्सप्लोर किया है। तो वो आपने क्या सीखा? क्योंकि मुझे एक बार याद है कि सालों पहले आपके घर में कौमुदी बहन की एक पर्सनल कॉन्सर्ट थी और मैं आई थी जी। और उस कॉन्सर्ट में कौमुदी बहन ने बहुत अच्छे यूपी के सॉन्ग्स गाए थे, भजन गाए थे, भक्ति गीत थे। तो उनका साहित्य का जो प्रदान है उसके बारे में कुछ बताइए। अब उन्होंने जो कुछ भी उपशास्त्रीय संगीत के बारे में बताया, जो जितने विविध प्रकार हैं उपशास्त्रीय में और जिसको हम सुगम संगीत कहते हैं, तो उपशास्त्रीय में आप ले लीजिए ठुमरी, ठुमरी अंक से गाई हुई, कजरी जो वर्षा ऋतु में गाई जाती है, जिसके अंदर पूरे सावन का वर्णन है। एक्सक्यूज मी। उसके बाद में उन्होंने हमको होरी, होरी जो वसंत ऋतु में गाई जाती है, तो जो पूरा होरी का उत्सव का माहौल है। फिर उसके अंदर उन्होंने पूरा जोड़ा कि हमारा क्योंकि कृषि प्रधान देश है तो उस समय धान की कटाई होती है, तो एक उमंग उल्लास की ये धान बिकेगा, हमारे घर धन धान्य से भर जाएंगे, ये धान्य हम इसको बाहर ले जाके बेचेंगे तो घर में एक तरह से एक प्रॉस्पेरिटी आएगी। तो उसको सेलिब्रेट करने के लिए होरी की गायकी, कजरी की गायकी, वो पूरे सावन के सुंदरता को, झूले को और पूरे उस माहौल को, उस रोमांस को गाती थी। जैसे झूलते हैं ऐसा ही लगेगा। एक मैं आपको तुरंत बताती हूँ जो उन्होंने बताया। अम्बुआ की डार तले झूलना डला दे, झूलना डला दीजिए, झूलना डला दे
की डार तले झूलना, ये जो उनका टिपिकल था, बहुत ही अच्छा लगता है। और फिर उनका एक मुझे याद है, एक भोजपुरी गीत। अरे वाह, भोजपुरी भी होगा। अरे भोजपुरी तो इतना क्या बात करते हैं, कहती जाती थी कि सीख लो, सब लोग सीख लो, ये फिर खत्म वो हो हमेशा जाएंगे। मुझे भी बिल्कुल याद है कि वो हमेशा कहती थी मेरे पास इतना है और सब ले लो, वो बांटना चाहती थी। और आई एम सो हैप्पी कि आपने काफ़ी कुछ लिया है। सो शी विल बी डेफिनेटली हैप्पी। याचक की तरह बैठ रहती थी, अच्छा ये भी सीखना है, ये भी सीखना है। हाँ, तो भोजपुरी क्या था वो बताइए। भोजपुरी उन्होंने एक बताया मुझे कि सावन में किस तरह की, एक तो चलत की, एक तो ठाय लय की कजरी हो गई आपकी, जो एक क्लासिकल सेमी क्लासिकल जिसको बोलेंगे, और एक चलत की जो कि आम जो लोग थी, जो वहाँ की स्त्रियाँ थी या नारियाँ थी या जो भी गायक थे, वो समूह में गाते थे। तो उसमें आप बहुत सारी गायकी के अंग नहीं ले सकते, लेकिन सब मिलके, जैसे उनकी हो कैसे खेले जाइबो सावन में कजरिया, बदरिया घेरी आई नदी, हूँ तो चाँद बाटू अकेली, ना कोई संगी ना सहेली, कोई ठेक लई है, कोई खेत लई है, तुमर डगरिया, बदरिया घेरे आई नदी। इस तरह से एक ये। फिर उन्होंने एक मुझे बताया था, आल्हई पाटक झूलना नवौल्यू हूँ, कि एकदम आल्हई माने गीला, गीले लकड़ी का एक झूला बंधाया मेरे लिए, बांधा है, और कदम्ब की डार पे या नीम की डार पे जिस भी पेड़ पे लगा है, और उसको जो सुख मिल रहा है, तो वो गा रहे, आल्हई पाटक झूलना नवौल्यो हूँ, झूलना नवौल्यो हूँ, आल्हई पाटक झूलना नवौल्यो हूँ, झूलना नवौल्यो, जैसे झूलना नवौल्यो हूँ, झूलना नवौल्यो, एक पीछे एक, आल्हर जियरा बहुत डराए छोटी नदी, आल्हर जियरा बहुत डराए, मुझे बहुत डर लग रहा है, एक पेंग मार ली सरग वाला ही गईले हो, पत्थर वाला ही गईले हो। तो इस तरह इतने सुंदर सुंदर अभिनय के साथ होता था उनका। और वो कहती थी कि अच्छा, पूरा बनारस को वो बम्बई ले आई थी। वो कहते थे बम्बई जैसी हिंसक वर्षा वहाँ नहीं होती है। वहाँ पे ऐसी छोटी छोटी बूंदन बरसती हैं, और मतलब बहुत ही रोमांटिक ऐसा वेदर होता है। पेड़ की आप सोचो कि पेड़ भी भीग गया है वर्षा में, पेड़ की डाली है वो भी झूल रही है। जब झूला झूलता है, जो रस्सी है रेशम की, वो झमक की झुकी आई बदरिया कारी, झूला झूले नंद किशोर, कदम्ब की डार पर सुभग हिंडोला, रेशम बांधी डोर। तो वो रेशम की जो रस्सी है वो भी ऐसी खींच रही है, फिर वो कच्चे लकड़ी का पाटा बंधा है। तो आप सोचो कि कितनी तरह से झूल रहा है वो, और कितना डर लग रहा है उसको कि कहीं ये ना टूट जाए, ये ना टूट जाए, मैं गिर ना जाऊं, या तो फिसल न जाए। हाँ, तो इसी तरह से उनकी खूब सारी कजरी हमने सीखी। फिर उन्होंने हमको होरी के बारे में बताया। होरी में ज़्यादातर और वैसे भी सारे ही उपशास्त्रीय गायन में कृष्ण राधा का मोटिव लेके जो भी पूरा रोमांस है वो एक्सप्लेन किया हुआ है। तो होरी उन्होंने मुझे ठाय लय की भी होरी बताई, जो काफ़ी राग है, पीलू है, ये सब ज़्यादा होरी के मौसम में गाया जाता है। तो आपको क्या बताऊं होरी बिल्कुल सुनाइए कुछ। तो मैं एक दादरा ही बताती हूँ, इस सुर में है। तो
जैसे उपशास्त्रीय में उन्होंने अलग अलग प्रकार बताए। होरी भी एक प्रकार है। तो होरी का एक मैं आपको दादरा उनसे जो सीखा है उसके बोल हैं, क्यों गुलाल रंग डारो श्याम, सादी सारी मोरी ना बिगाड़ो। तो वो थोड़ा सा आपको गा के बताती हूँ। अब वो क्यों में ही ऐसा शुरुआत करती थी। क्यों 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 गुलाल रंग डारो, क्यों गुलाल साद सारे मोरना बेगारो, है साद सारे मोरना बेगारो श्याम, क्यों गुलाल रंग डारो, रंग डारो श्याम, रंग डारो श्याम, क्यों गुलाल रंग डारो। बहुत ही अच्छा है। ये पहाड़ी का उन्होंने बताया था। फिर एक आध और अच्छा होरी का मैं आपको बताऊं, उन्होंने एक भोजपुरी बड़ा मजेदार गीत हमको बताया था। अरे आइल फगुनवा, अरे आइल फगुनवा, उड़ला गुललवा, गुललवा रे गुइया बड़ा निक लागे, गुललवा रे गुइया बड़ा निक लागे, आइल फगुनवा, उड़ला गुललवा, गुललवा रे गुइया बड़ा निक लागे। तो इसका भी वो साहित्य वो समझाती थी हमको कि होली के मौसम में क्या क्या होता है, प्रकृति में क्या क्या हो रहा है, कौन से फूल आ रहे हैं, कौन से पक्षी बोल रहे हैं। इसी तरह होली की तरह ही चैती एक प्रकार, चैती चैत के महीने में गाई जाती। और चैती के उन्होंने कई संयोग और वियोग दोनों प्रकार के गीत उन्होंने बताए। और यही उस समय कि आप देखिए कि चैत के मौसम में सबसे पहले कोयल बोलने लग जाती है, और बहुत सुबह ही सुबह बोलने लग जाती है कोयल। तो उसको लेके नायिका कुछ कहती है। और एक जो मौसम हो जाता है ना बड़ा, जैसे उन्होंने हमको बताया कि ये देखिए, चैत की निंदिया मोरा जियरा आलसाने हो तो एक आलस का माहौल रहता है। अप्रैल महीना होता है स्टार्ट मोस्टली। हाँ बिल्कुल, चैत महीना अप्रैल में आता है। मुझे याद आता है आपने जो बताया चैती के बारे में। एक बार मैं अप्रैल में उनके पास गई थी और उन्होंने चैती सिखाई थी। वो सेजिया से सैया छू उठी गई उसमें कोयलिया की बात बहुत अच्छी, अगर आपको आती है तो आप सुनाइए। उन्होंने मुझे बताया था कि देखो जीवन भर ये उत्तर प्रदेश के जितने भी लोग हैं वो व्यवसाय के लिए, काम के लिए बाहर चले जाते हैं। फिर उनके गांव में जब धान कटाई होती है उस समय वो लोग आते हैं। तो जो नायिका होती है उसको बहुत कम समय मिलता है अपने
पति के साथ रहने का। राइट। तो वो चाहती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा इसके साथ रह लूं। और जैसा कि अभी हम लोगों ने बातचीत में कहा कि कोयल बोलती है और बहुत जैसे दिन के 3-4 बजे बोलने लग जाती है वो एकदम। तो एक उन्होंने मुझे बंदिश बताई, से जिया से सैया उठ गए ले हो रामा, कोयल तोरे बोलिया। एकदम सही कहा बिल्कुल। फिर वो कहती हैं, रोज रोज बोलेला तो संझवा बिहनवा, आज काहे आज काहे बोले आधी रतिया हो रामा, कोयल तोरी बोलिया। फिर वो कितनी हिंसक नायिका है, वो बोलती है, होत भोर तोरा खोतवा उजड़ी बे। तेरा मैं ये जो नेस्ट है, घोंसला है, इसी को उजाड़ दूंगी मैं क्योंकि तू नहीं मानने वाली है। और उतना ही नहीं, कटवे कदम व कडरिया हो रामा, कोयल तोरी बोलिया, से जिया से सैया उठ गए ले हो रामा, कोयल तोरी बोलिया। वाह वाह, बहुत अच्छा है, ये मैं उनसे सीखी हूँ। ये हम खूब लुत्फ उठाते थे साहित्य का, मर्म का और एक लोक जीवन के बारे में, क्योंकि ये गांव का जीवन था ना बिल्कुल। इसी बात पे जैसे एक उन्होंने कजरी बताई थी, चहु देस डबरी भरी। तो हमने उनसे पूछा कि डबरी क्या होता है, तो उन्होंने बताया कि वर्षा ऋतु के मौसम में जो जमीन होती है वो गीली हो जाती है, तो जो गाय चलती हैं उनके खुर के जो निशान होते हैं, उससे एक इम्प्रेशन हो जाता है नीचे। उसमें जब पानी भरता है तब कहते हैं कि हाँ खूब वर्षा हुई है, कि चहु देस डबरी भरी। वाह क्या बात है, कि सावन की ऋतु इस तरह। तो ये वर्णन तो होता पूरी है। ग्रामीण संस्कृति है ना। यहाँ तो ये टार वाले रोड्स पे तो हम नहीं देखने वाले कि कोई गायें चल रही हैं या कुछ। तो हम लोग की बात होती थी, तो मैंने कहा कौमुदी बहन मैंने देखा है, क्योंकि मैं भी गांव से हूँ, अहमदनगर तो बहुत छोटा गांव, हम लोग उस समय खेत वेत होते। तो कौमुदी बहन बोलती मैं भी गांव से हूँ। तो बिल्कुल ये हम लोगों की बातें होती थी इस तरह से। फिर मुझे वो याद आया था कि उन्होंने मुस्लिम कवियों के गाने बहुत किए हैं, तो उनमें से आपको कोई पसंद है तो सुनाइए, और आप बात भी कीजिए साहित्य की। साहित्य का पक्ष तो उनका इतना प्रबल था नंदिनी जी, पूरी साहित्य में डूब के वो पूरा बताती थी। और एक तो जो उस मुझे लगता है कि उस युग के, उस काल के जो लोग हैं ना, वो फटाफट उनको सब कंठस्थ होता था, उनको सब याद रहता था, सब मेमोरी में। वो बात करते करते मुझे बोलती थी कि देखो सूर मीरा तुलसी कबीर, एक तरकस के चारों तीर। कहती सब लोग वही बात कह रहे हैं, भक्ति की, समर्पण की, भावना की। तो ऐसा कहा जाता है कि सूर मीरा तुलसी कबीर, एक तरकस के चारों तीर। इस तरह से एक तो कई दोहे उनको रटे हुए थे। नैनन की करी कोठरी, पुतली पलंग बिछाए, और पलकन की चिकडारी के पी को लिए वो रिझाए। अरे वाह। फिर ये कहती थी कि जैसे संतोष, मनुष्य को हमेशा संतोष में रहना चाहिए, क्योंकि धन व्यक्ति के पास कितना भी हो जाए तो भी उसके लिए इनफ नहीं होता जब तक कि उसके मन में संतोष धन ना आए। तो ये ना नंदिनी जी जो साहित्य वो पढ़ती थी या जो हम लोगों को पढ़ाती थी, वो उसको जीती थी।
उन्होंने अपने जीवन में उसको उतारा था। कहती थी गौ धन गज धन बाज धन, बाजी माने घोड़ा, तो गौ धन गज धन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। क्या बात है, आपने बहुत कुछ याद भी मैंने किया बहुत है। उनके साथ में बहुत समय बिताया है, समय बिताया है और मुझे मिली है, एडॉप्ट किया है, वो बहुत ही अच्छी बात है कि इतना कौन याद रखता है। उन्होंने तो प्रेम बहुत किया मुझे। आई नो मुझे पता है कि वो हमेशा आपकी बहुत तारीफ करती थी और हमें बहुत खुशी है कि अब आप प्रोग्राम्स बाहर देने लगी है तो बहुत दुनिया को मतलब आपका गाना सुनना मिलेगा और उसी तरह कौमुदी बहन को भी सब याद करेंगे क्योंकि आपकी गायकी में बहुत आता है वो। अच्छा, यस बिल्कुल, ये तो मेरे लिए बहुत और मुझे ये भी जानना है कि आपने उनकी गायकी तो बताई पर उनकी जीवन की जो फिलॉसफी थी, जो उनका दर्शन था, तो उसमें से आपने क्या सीखा? वो उन्होंने अपनी कला को पूरा अपने जीवन में उतारा हुआ था। ऐसा होता है ना कि आप कला को किस दृष्टि से देखते हैं? आप कला को सेवा और साधना की दृष्टि से देखते हैं कि आप उसको व्यवसाय व्यवहार या हमको बहुत नाम मिल जाए या पैसा मिल जाए या इस तरह से इस दृष्टि से देखते हैं? भौतिक दृष्टि से नहीं देखा उन्होंने, हालांकि वो भी सूझबूझ उनमें बहुत थी। बिल्कुल, वो प्रैक्टिकल थी, वो बहुत प्रैक्टिकल थी और बिल्कुल रुपए पैसे का हिसाब किताब और एकदम किफ़ायत से जीना, हर चीज़ को इतना संभाल के, और एक थैली भी होती थी तो उसको ऐसा मोड़ के बराबर एकदम ठीक से रखना, हर एक जो एक गृहिणी की कला है। ऐसा नहीं कि आप संगीत कर रहे हैं तो यू आर लॉस्ट एंड यू आर जस्ट सिंगिंग एंड आप मतलब विम्सिकल टाइप के कोई आपका नहीं, बिल्कुल नहीं, नेचर हो गया। कितना अच्छा करती थी, कितना खाना, मतलब 90 वर्ष की उम्र में हम लोग जाते थे तो हमको शर्म आती थी। वो पूरा कढ़ाई, उनका वो दबका भात और कभी बंगाली दाल, और बोले देखो मैंने आज ये सीखा, अच्छा शुगर है ना, ज़्यादा शुगर नहीं खाना, तो खजूर को मैंने ऐसे करके देखो संदेश बनाया, और उनकी छोटी छोटी डब्बियाँ, उसमें छोटे छोटे संदेश हमेशा वो उनकी खासियत आई थिंक एवरीबडी नोज वो छोटा छोटा प्लेट भी छोटी छोटी लेके आती, ये चखो वो चखो, तो वो उनकी बहुत तो उनके जीवन में उनकी जो पर्स होती थी, बैग होती थी, हम सब जानते हैं, जितनी भी शिष्याएं उनकी या जितने भी लोग उनसे परिचित हैं, उनकी बैग माने भानुमति का पिटारा होता था, उसमें सब कुछ मिल जाएगा, एक छोटी सी सेफ्टी पिन होगी, एक ऐसी क्लिप होगी, सब कुछ। तो ये प्रैक्टिकलिटी, बहुत प्रैक्टिकल कि जीवन में उपयोगी सब सामान आपके साथ होना चाहिए, जीवन में उपयोगी सारी समझ, सारी सूझबूझ, विचारशीलता, सब कुछ आपका होना चाहिए। और साहित्य का पक्ष जो उनका इस तरह से रहा, जो आपने कहा मुसलमान कवियों के बारे में भी उन्होंने इतना रिसर्च किया था। एक मेरा बहुत सौभाग्य रहा नंदिनी जी की श्रीमती पद्मा बिनानी, जो कि मेरी बुआ नानी भी रहीं, उनका एक फाउंडेशन चलता था, पद्मा बिनानी फाउंडेशन, जिसके अंदर मैं उनकी कार्यकर्ता रही, कोऑर्डिनेटर रही, क्रिएटिव एक कहें कि आप सारा काम मैं उनके साथ करती थी। और कौमुदी बहन का और उनका जुड़ाव इतना सुंदर हुआ कि कौमुदी बहन हमेशा ये कहती थी कि पद्मा बाई तो लक्ष्मी और सरस्वती दोनों का एक रूप है साथ में, क्योंकि लक्ष्मी होती है कई लोगों के पास, लेकिन संस्कृति नहीं, सरस्वती नहीं तो क्या। तो पद्मा जी भी बहुत विद्वान थी और कौमुदी बहन भी बहुत विद्वान, साथ में एक हमारे डॉक्टर रामजी तिवारी। तो एक जो ये संगोष्ठी होती थी साथ में मिलके बैठ के, उससे आप जो कहते हैं ना, थोड़ा बहुत, ज़्यादातर तो सब ऊपर से जाता था, लेकिन थोड़ा बहुत जो समझता था वो कुछ संकलित हो गया यहाँ पे। और यही बात की ये हमारा उत्तरदायित्व है कि अब हमको जो मिला है वो हम अपने तक न रखें, वो प्रवाह हमेशा कौमुदी बहन बोलती थी, जीवन एक प्रवाह है
और प्रवाहित, अगर जो नदी का जल है वो एक जगह गड़े में अगर अटक जाएगा तो वो सड़ने लगता है, उसका प्रवाह ज़रूरी है, तो प्रवाहित करो। साहित्य का पक्ष जो उन्होंने सूर, तुलसी ये किए, तो अब जैसे रसखान, चांद बीबी, हाँ चांद बीबी, रसखान का वो पूरा एक्सप्लेन करती थी कि मानुष्य हो, तो अच्छा हमको मीटर सिखाती थी, मानुष्य हो तो वही रस खान, बसों ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। तो ताल भी सीखते हैं पूरा कि इस तरह से कंपोज कैसे करें, कंपोज करना उन्होंने हम लोगों को सिखाया। मतलब शी वॉज वाइडली डायमेंशनल। आई नो। तो साहित्य का एक ही मैं आपको बताती हूँ, एक उन्होंने तुलसी और मीरा का संवाद कहीं पे बताया कि मीराबाई पूछती हैं उनसे प्रश्न कि तुलसी आप तो मेरे, तुलसीदास जी आप मेरे बड़े भाई के समान हैं, तो मेरे लिए क्या उचित है बताइए, मुझे तो भक्ति करनी है, मैं तो कृष्ण के प्रेम में एकदम जिस तरह से पूरी समर्पित हूँ, मगर ये जो पूरा माहौल है यहाँ पे ये मेरे लिए बहुत अनुकूल नहीं है, सो व्हाट शुड आई डू। तो तुलसी उनको एक, उन्होंने फिर इसको कंपोज करके, शायद मेरे ख्याल से नीनू भाई ने कंपोज किया था इसको। ओके। जाके प्रियन राम वेदे त्यजिए ताहि कोटि बैरिन सम, यद्यपि परम सनेही, जाके प्रियन राम वेदे। कि तुलसीदास जी कहते हैं कि जिसको ईश्वर से जो विमुख है उसका संग मत करो, सत्संग करो। और उदाहरण क्या है, त्यजो पिता प्रहलाद, विभीषण भ्रात, भरत महतारी, बलि गुरु तजो कंठ ब्रज बनिता, भयो सब मंगलकारी, जाके प्रियन राम वेदे। तो उन्होंने कहा कि कितना सुंदर कि जैसे मतलब उदाहरण है हमारे सारे शास्त्रों में, पुराणों में, कि पिता को छोड़ दिया, त्यजो पिता प्रहलाद, विभीषण भ्रात अपने भाई को छोड़ दिया, भरत ने अपनी माँ को छोड़ दिया, तो हरि से विमुख मत रहो। और उनकी यही हरि से सम्मुखता थी, उनका हरि, उनका कृष्ण, उनका जीवन पूरा संगीतमय जीवन उनका, तो यही उनके आराध्य देव थी संगीत, और यही इसी की सेवा उन्होंने की। और वो उदाहरण देती थी ज्योतिका रॉय का। उन्होंने कहा कि वो तो सब जानते हैं कि वो तो बनारस की जो एक प्रतिष्ठित ख़ानदान से आई थी, जहाँ पे उनको गाना भी बिल्कुल अलाउड नहीं था। तो उनके मन में एक छवि थी कि मुझे सरस्वती की सेवा करनी है, ये संगीत है, इसको बुरा क्यों मानते हैं, ये तो सरस्वती की सेवा है। और जैसे ज्योतिका रॉय गाती हैं, उन्होंने ज्योतिका रॉय के भी मुझे छोटी छोटी होरी सिखाई, और बड़ी उसी तरीके से उन्हीं से सीखा हुआ है सब मेरा। मुझे मौका मिला था ज्योतिका रॉय को मिलने का कलकत्ता में। क्या बात है। कितनी सादा घर, बहुत छोटा सा, लेकिन उन्होंने खजाना खोल दिया था कि ये मेरी सुनो, ये सुनो। तो ये तो भगवान की कृपा कि ऐसे लोग हमारी लाइफ में आते हैं। ज्योतिका रॉय उनकी रोल मॉडल थी, और यू आर ब्लेस्ड कि आप भी उनसे मिली। बिल्कुल। और कौमुदी बहन ने कहा कि मैं उनसे मिली तो मुझे लगा कि मुझे इन्हीं के जैसे होना है। और फिर उन्होंने एक होरी खेलो रे राधे संभाल के, होरी खेलो रे खेलो रे खेलो रे, होरी खेलो रे राधे संभाल
छुप छुप के आएंगे वाके बिहारी, हंस हंस के लेंगे खबरिया तिहारी, गोरे गालों पे रंग डर के, हाँ सखी गोरे गालों पे रंग डर के, हाँ होरी खेलो रे राधे संभाल के। ये ज्योतिका रॉय की थी हाँ गाई हुई। हाँ, अच्छा, वो आपने तो सीखी। उन्होंने मुझे ज्योतिका, मैंने कहा ना उनका कैनवास इतना बड़ा था। उपहास गीत, हाँ वहाँ भोजपुरी, मैंने तो बताया आपको, सारे लोकगीत वो गाती थी। बताया उन्होंने उत्तर प्रदेश का उन्होंने कहा कि हर प्रसंग के गीत हैं, उपहास गीत। हाँ कैसा तोता बोल रहा है। वो भी आ गया, वो भी आ गया, सुखदेव जी आ गए। केले की हुई है सगाई, शक्कर कंदी नाचन आई। अरे वाह। केले की हुई है सगाई, शक्कर कंदी नाचन आई। आलू कचालू में हुई है लड़ाई, ये ऐसा हुई है लड़ाई। आलू कचालू में हुई है लड़ाई, मिर्ची ने आग लगाई, शक्कर कंदी। बहुत अच्छा है। बैंगन बिचारी के बच्चा हुआ है, भिंडी बनी है उसकी दाई। कैसे कैसे गाने बने हैं, लोगों को आइडिया ही नहीं होगा कि भारतीय संस्कृति में कितने सारे गाने हैं बाबा। तो ये तो बहुत मजेदार गाना था। और उन्होंने वो काल भी देखा ना, शी लिव्ड फॉर 90 years, yes, yes. so she saw 9 decades। तब से अब तक फिर भी वो प्रासंगिक ही रही, वो आज में ही रहती थी। यस बिल्कुल। हालांकि उन्होंने सारे संस्कार वो सब अपने पास संरक्षित करके रखे थे, बट शी यूज्ड टू लिव इन द टुडे नाउ। वेरी ट्रू। इतनी मतलब फुल ऑफ लाइफ, फुल ऑफ क्रिएशन, फुल ऑफ आर्ट। और स्ट्रगल नहीं थी ऐसा नहीं था, बहुत संघर्ष किया उन्होंने जीवन में। लेकिन पता नहीं, हम सोचते हैं कि हर युग में भी तो एक मीरा होती होगी ना। मीरा का संघर्ष नहीं था क्या? सबका होता है यस। और वो कहती थी हमेशा कि नाम रहेगो काम से, सुनो सयाने लोग, मीरा सुत जायो नहीं, शिष्य न मूंड्यो कोई। मीरा की कोई शिष्य परंपरा नहीं है, मीरा का कोई बेटा बच्चा नहीं। हम सोचते ये हमारा नाम करेंगे, वो हमारा नाम करेंगे। कितनी काम बड़ी बात करो, है, अपना काम करो, बाकी भूल जाओ। बहुत ही ऊंची बात है। तो वो मैं कहती हूँ अपने युग की वो मीरा थी, क्योंकि एक पारिवारिक जिस परिवेश से आई, जहाँ पे उनको बिल्कुल कि गली में नीचे बनारस में आपके कुंवर नहीं, राजा मुंशी माधव लाल के परिवार में उनका जन्म हुआ। तो नीचे आवाज़ नहीं जाना चाहिए। उस 100 कमरों की कोठी को वो छोड़कर एक छोटे से, पता नहीं यहाँ पे बम्बई में तो सबको पता है कि जगह की कितनी आपके पास में एक हमेशा कमी होती है। तो शी केम टू अ स्मॉल रूम ओवर हियर। फिर भी वो कहती थी मुझे मुक्त लगता है यहाँ पे, इस छोटे कमरे में भी मुझे मुक्त लगता है, क्योंकि मैं गा सकती हूँ यहाँ पे, जो मेरा सबसे मतलब मोस्ट दिल से करीब प्रिय। और वैसा ही उनको वैसे ही पति ईश्वर की कृपा से मिले, नीनू भाई मजूमदार। उन्होंने बहुत सपोर्ट किया उनके गाने को। सब जानते हैं कि जो विवाह के पहले वो नहीं सीख सकी बनारस में, नीनू भाई उनको स्वयं लेके गए सिद्धेश्वरी देवी के घर और बोले कि अब सीखो यहाँ पे, अब कौन मना कर सकता है, क्योंकि मैं तुमको लेके आया हूँ। तो इस तरह से एक सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी मिला, सपोर्ट और एक पूरा प्लेटफॉर्म मिला। और नीनू भाई तो खुद भी बहुत ही प्रबुद्ध और ही वॉज अ हाईली लर्नड पर्सन,
बहुत इतने जाने माने म्यूज़िक डायरेक्टर, गुजराती म्यूज़िक के भी, फिल्मों में भी म्यूज़िक दिया, कौमुदी बहन ने भी फिल्मों में भी गाया, वो दौर एक अलग था। सही बात है। ये तो बहुत अच्छी बात चल रही है, मुझे लगता है कि ये तो शायद ख़त्म नहीं होगी बातें पर हमें कहीं तो रुकना है। आखिर में मुझे ये पूछना है कि अब हमारा जो आज का प्रोग्राम है वो स्वर काशी का, तो बनारस की जो जाहो जलाली है उसके बारे में आप कुछ अगर जानती हो, आप गई हो तो थोड़ा सा, या तो कौमुदी बहन से आपने कुछ सुना है तो वो थोड़ा सा बता के एक आध और अच्छी कोई ठुमरी या यूपी का सॉन्ग, वॉट एवर यू फील लाइक टू सिंग, यू कैन सिंग। आपने जो बनारस की बात कही ना नंदिनी जी, अनफॉर्चुनेटली जो बनारस हमको कौमुदी बहन ने दिखाया वो बनारस हमको वहाँ नहीं मिलता है। वहाँ पे बहुत जो अच्छे अच्छे गायक भी जो रहे, वो एक अपॉर्चुनिटी बोल दो या अवसर बोल दो, उसको वहाँ से छोड़ के बम्बई आ गए और देश विदेश में उन्होंने अपना नाम किया, प्रख्यात हुए। वो कौमुदी बहन खुद भी बनारस से निकली, बम्बई आई, कहाँ उन्होंने टूर नहीं किया, लंदन गई गाने के लिए, नैरोबी गई, सब जगह मने ऑन हर ओन। इतनी हिम्मती, वो स्ट्रॉन्ग बहुत थी। हाँ, वो हमेशा कहती थी, जो आपने ही बताया था कि मैं साहस करती हूँ, दुस्साहस नहीं करती हूँ। वो हमेशा कहते, वो मुझे कई बार कहती थी, सुरुचि इसको दुस्साहस कहते हैं, ये दुस्साहस कर रही हो तुम, साहस करो। तो मतलब उनके जीवन से बहुत सीखना है। और बनारस की बात जो आपने बताई कि वो ज़माने की जो थी बातें, वो शायद अभी नहीं होगी क्योंकि समय के साथ सब कुछ परिवर्तन भी होता है। पर आपने जो कहा वो बिल्कुल सही है कि हमारे मन में तो कौमुदी बहन ने जो हमें बनारस दिखाया है वो ही बहुत हमारे जहन में है। तो आपने बहुत अच्छे से ये बनारस की टूर करवाई, तो हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं, क्योंकि मुझे ये बाजू उनकी थी वो हाईलाइट करनी थी और आपने बहुत अच्छे तरीके से की है। और आप ये परंपरा आगे आगे बहुत लेके जाइए, क्योंकि आपने बहुत आत्मसात किया है एंड वी आर प्राउड ऑफ यू। और एक गुजराती गाना तो आपको सुनाना पड़ेगा, आप गुजराती से सीखी हो। आप भी गाइए मेरे साथ, आप गुजराती हैं। मैंने बहुत ही कम गुजराती गाने सीखे उनसे। कुछ तो गरबे सीखे और एक मुझे बहुत ही पसंद था, कोई आगे आगे थी वेणु वाय छे, मने जाती रहूं थाय छे। तो वो मैंने आपको एक छोटा सा इंसिडेंट बात लास्ट में बताती हूँ कि जब उनकी डेथ हुई ना, तो हम सब बहुत विक्षुब्ध थे, पर मुझे उनका जो प्रसन्न चेहरा है ना वो ही सामने आता था। और मुझे लगा कि वो जाते जाते ऐसा ही बोल के गई कि मुझे बांसुरी की धुन सुनाई दे रही है और मैं जा रही हूँ। हाउ ब्यूटीफुल। सो बेटर यू सिंग दिस सॉन्ग। मैंने मेरा जो उनके बारे में आखिरी आर्टिकल लिखा था उसका भी हेडिंग यही था कि कोई आगे आगे थी वेणु मने जाती रहूं थाय। तो लेट्स सिंग। सच में कौमुदी बहन को याद करते हैं तो वही उनकी वही छवि आती है। और ऐसे लोग, मुझे लगता है कि उनकी कोई मृत्यु है ही नहीं है, उनका कोई जन्म भी नहीं, वो एक पूरी परंपरा की कड़ी चलती आ रही है। शी इज वन पार्ट ऑफ इट एंड शी विल कम अगेन एंड शी हैज ऑलवेज बीन देयर। यस, बिल्कुल। आप है ना उनकी परंपरा आगे बढ़ाने वाली। हम लोग तो कुछ प्रयत्न कर सकते हैं बस। और आपने मुझे बहुत अच्छा अवसर दिया इतनी बातें बताने का, ये मेरे लिए बहुत सुखप्रद है। नहीं इसका सुन, ये ऊपर है का? नहीं, ये बराबर है शायद। इसको सुर नहीं लेते, जाने दीजिए, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, आप गाइए। नहीं आप ही गाइए। हाँ। हे कोई आगे आगे थी वेणु वाय छे, रे मने जाती रहूं थाय छे। हे मन कोई आगे आगे थी वेणु वाय छे,
रहूं जाती रहूं थाय छे। एक द्वार बंद कीधું तो કેટલાય માર્ગ આ આંખમાં સમાયા। ધૂપ થઈ ઉડી હું ચાલી સંભાળો હવે પિંજરામાં રહી ગઈ કાયા। હે ઘેરા घेने कटोरी कोई पाए छे रे मने जाती रहूं थाय छे। क्या बात है, बहुत अच्छा। गुजराती भी आपने अच्छा गाया। गुजराती वो पूरा फ्लेवर आना चाहिए ना गुजराती का, वो पर आपने ये बहुत सारी फ्लेवर्स हमें दिखाई है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है और पूरी भारतीय संस्कृति को आपने प्रेजेंट किया है हमारे दर्शकों के सामने। तो फिर से मैं आपकी बहुत आभारी हूँ एंड थैंक यू सो मच। आपको ये एपिसोड ज़रूर पसंद आया होगा और हमने आज कौमुदी बहन की बर्थडे सेलिब्रेट की है, तो आप भी हमारे साथ शामिल हुए, तो आपका भी धन्यवाद। और स्वर गुर्जरी को देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। एक कौमुदी बहन के लिए जन्मदिन का गाना गाते हैं, एकदम छोटा सा। बिल्कुल, ये तो गाना ही चाहिए क्योंकि हम सेलिब्रेशन कर रहे हैं। हिंदी में गाएंगे जरूर, कौमुदी बहन की भाषा में। उनकी भाषा। बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुमको, बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुमको। जन्मदिन तुम्हारा मिलेंगे लड्डू हमको, जन्मदिन तुम्हारा मिलेंगे संदेश हमको। बधाई हो बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुमको। बहुत सुंदर गाना है। थैंक यू सो मच वंस अगेन। थैंक यू वेरी मच नंदिनी जी।